वहीं दूसरी ओर पहाड़ी पर वज्रांत को अपनी मूल शक्ति का पता चल गया था। वज्रांत, आचार्य, क्या सच में आगे जाकर मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूं? आचार्य यामा मुस्कुराते हुए, हाँ लड़के वज्रांत, बिल्कुल। अगर तुम मेरे बताए हुए राह और मेरी तरह की ट्रेनिंग को अपनाओगे तो एक दिन तुम जरूर एक डिस्ट्रॉयर बनोगे। वज्रांत, जी आचार्य, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो चलो लड़के, एक पत्थर पर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाकर साधना करो। तब आचार्य यामा ने अपनी अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और कुछ मंत्र बोले। उसी समय वह स्क्रॉल वज्रांत के सिर के ऊपर जाकर गायब हो गया। स्क्रॉल की जानकारी वज्रांत के दिमाग में पहुंचते ही उसने उसी तरह मंत्र बोलना शुरू किया। तभी आसपास की ऊर्जा उसके नाड़ियों से उसके शरीर के अंदर बहने लगी। उस ऊर्जा से प्रभावित होकर आसमान ने अलग ही रूप ले लिया था। आसमान में थंडर्स कड़क रही थी और आसमान से एक थंडर सीधे वज्रांत पर गिरा। तभी उसका शरीर चमकने लगा। वहां आचार्य आते हैं और देखते हैं कि वज्रांत का पूरा शरीर कांप रहा है और शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसके पूरा शरीर में दरारें पड़ गई थी और बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वज्रांत का शरीर कभी भी फट सकता है। आचार्य जोर से बोले, वज्रांत, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वज्रांत कुछ नहीं बोल पाया। उसके पूरे शरीर में बस ऊर्जा का ही प्रभाव था। इतनी तेजी से हो रही ऊर्जा के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वज्रांत जोर से दर्द में चीखा, आह! वही जब आचार्य यामा ने वज्रांत की यह हालत देखी तो वह गंभीर हो गए, क्योंकि बढ़ती दरारों के बीच से सफेद रोशनी निकल रही थी। वज्रांत की बढ़ती दरारें देखकर यामा घबरा गए और सोचने लगे कि अगर इसी तरह ये दरारें बढ़ती रही तो जल्दी ही इस लड़के का शरीर धमाके के साथ फट जाएगा। यह सोचकर आचार्य बोले, अयो दादा, ये थंडर क्यों रुक नहीं रही? क्या भगवान चाहते हैं कि यह बच्चा मरे? दूसरी ओर उस पहाड़ से दूर राजा महेश्वर और निषाद वेद ने यह देखा। उनकी भावहें सिकुड़ गई और वे बोले, यह क्या चल रहा है? निषाद वेद ने कहा, लगता है किसी ने थंडर एलिमेंट का आवाहन किया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। महाराज, जैसे ही सब कुछ शांत होगा मैं जाकर देखूंगा आखिर वहां क्या चल रहा है। इधर आचार्य जोर से चिल्लाए, वज्रांत, जल्दी से यह ऊर्जा अपनी नाड़ियों से होते हुए अपने चक्र में भेजो। लेकिन वज्रांत को यामा की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब उसने जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। तभी आसमान से थंडर भी गायब हो गया और पूरा वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। तब यामा बोले, यकीन नहीं होता, यह लड़का इतनी पीड़ा में होते हुए भी अपनी शक्ति को काबू में ले गया। बस अब इसे एक अटैकिव टेक्निक की जरूरत है, फिर यह किसी 4 स्टार के योद्धा को भी आराम से हरा सकता है और 5वें स्टार के योद्धा से बराबरी कर सकता है। तभी आचार्य यामा को महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसकी पहाड़ी की तरफ आ रही है। ये शक्ति जानी पहचानी लग रही थी, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि वज्रांत को छुपा देना चाहिए। ये बोलकर आचार्य यामा ने वज्रांत को उसका लॉकेट पहनाया और उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। तभी वहां नीले कपड़ों में पीठ पर 2 तलवारें लिए एक योद्धा आया। ये और कोई नहीं बल्कि महान निषाद वेद थे। वेद ने आते ही यामा को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी वह शक्ति महसूस हुई? यामा ने कहा, हाँ, इसीलिए मैं यहां जल्दी आया, पर लग नहीं रहा कि यहां कुछ है। निषाद वेद बोले, अच्छा, तो यहां कुछ नहीं है, मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। यामा मुस्कुराकर बोले, हाँ। वेद वहां से चले गए। निषाद वेद के जाने के बाद आचार्य यामा वहीं पहाड़ी पर एक गुफा में गए और एक बड़े चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। फिर कुछ रोशनी वाले तिलस्मी पत्थर से गुफा में उजाला कर दिया। वज्रांत को अपनी स्पेस रिंग से निकालकर वहीं एक पत्थर पर बिठाया। आचार्य बोले, उठो लड़के, उठो। अब वज्रांत देखने में पहले से बेहतर लग रहा था और उसके शरीर की दरारें भर चुकी थी। यामा ने राहत की सांस ली। वज्रांत को होश आता है और वह कहता है, आचार्य, क्या मैंने अपना पहला चक्र जागृत किया? यह सुनकर आचार्य यामा ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? लड़के, वज्रांत बैठकर ध्यान लगाता है और उसका पहला चक्र लाल ऊर्जा से चमक रहा था। उसे आग जैसी गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर वह खड़ा होकर बोला, हाँ आचार्य, ये तो जागृत हो गया। आचार्य यामा, हाँ, तो चलो लड़के, उस पत्थर पर प्रहार करो। तब वज्रांत ने अपना हाथ मुट्ठी में बदलकर पास की चट्टान पर प्रहार किया। वज्रांत ने देखा कि उसके प्रहार करते ही वह चट्टान चकनाचूर हो गई। तब आचार्य ने कहा, यह ताकत तुम्हारा लॉकेट पहनाने के बाद बस 10% काम कर रही है। अब सोचो, लॉकेट उतारने के बाद क्या होगा? ये काफी नहीं है।
हमें तुम्हारी दूरी और बाकी सभी चक्र भी जागृत करने होंगे, जिससे तुम्हारे शरीर और शक्तियों की नाड़ियों में मजबूती आएगी। अभी वज्रांत उत्साह से बोला, तब हम कब करेंगे दूसरा चक्र जागृत? इस पर आचार्य बोले, अभी नहीं, आज पहले तुम्हें मुकाबला जीतना होगा और उस महाशक्ति तकनीक को पाना होगा, और हां, इसके लिए तुम्हें पहले स्थान पर आना होगा। तभी वज्रांत बोला, हां आचार्य, मैं पहले स्थान पर ही आऊंगा। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में गर्म जोश दिख रहा था। तभी आचार्य बोले, चलो, शक्ति महल जाने का वक्त हो गया है और मैं अब चलता हूं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और हां लड़के, इस रात के बारे में किसी को पता ना चले, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर आचार्य गायब हो गए। वज्रांत मन ही मन बोला, संभल कर रहना दुशासन, मैं आ रहा हूं। जैसे ही यामा वहां से चले गए, वज्रांत ने भी पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। पर वज्रांत अपनी गति देखकर हैरान था, क्योंकि वह कुछ ही पल में पहाड़ी से नीचे आ गया था। फिर वहां से सीधे वह अपने घर की तरफ गया। जब घर पहुंचा तो घर पर उसकी दादी नहीं थीं। वज्रांत सोच ही रहा था कि दादी कहाँ हो सकती है। तभी पीछे से उसके सिर पर एक थप्पड़ पड़ा और वह सामने जा गिरा। उठते हुए बोला, दादी, अब मैंने क्या किया कि आपने मुझे फिर मारा? वज्रांत की दादी गुस्से से थरथराते हुए बोली, तूने मुझसे झूठ बोला और मेरी बात न मानकर तूने कस्में तोड़ी। तूने लॉकेट को गले से क्यों निकाला? तूने क्या सोचा? मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तेरे बाप की मां हूं, और हां, तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पूछे बिना मुकाबले के लिए अपना नाम दे आया। वज्रांत, दादी, आपको कैसे पता ये सब? दादी, बेटा, जब तू कल यहां नहीं था तो तेजस और उसके पिता आए थे। मैंने उन्हें कह दिया था कि तू मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने वाला है। देख बेटा, जब तक तेरे पिता नहीं आते तब तक हमें ऐसे ही छुपकर रहना होगा। तू नहीं जानता, तुझे बचाने के लिए तेरे माँ बाप ने कितनी परेशानियां झेली हैं। यह सब सुनकर वज्रांत चिढ़ गया और बोला, किसने मुझे मारने की कोशिश की? बताओ दादी, कौन है वो जिससे लड़ने के लिए मेरे माता पिता गए और अभी तक क्यों नहीं लौटे? लेकिन दादी ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा, तू वादा कर, तू एक आम जिंदगी जिएगा और अपना ये लॉकेट कभी नहीं उतारेगा। तभी वज्रांत ने दादी को वही बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, दादी, आपने ही कहा था कि मेरे पिता एक महान योद्धा थे और उन्होंने ही यह भाला आपको मुझे देने के लिए दिया था, क्योंकि वे भी यही चाहते होंगे कि मैं भी उनकी तरह योद्धा बनूं और उन्हें ढूंढूं। क्या पता वे इंतजार कर रहे हों कि उनका बेटा एक दिन लौटेगा और उन्हें बचाएगा। इसलिए दादी, मुझे मुकाबले में हिस्सा लेने से मना मत करो। दादी रोने लगी और वज्रांत के गले लगकर बोली, मेरा बेटा तो चला गया, पर तुझे कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? वज्रांत बोला, दादी, मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं ताकि आप सबकी रक्षा कर सकूं, और इतना ताकतवर बनना चाहता हूं कि मेरे दुश्मनों की रूह कांप जाए। अब मैं 15 साल का हो गया हूं। मैं साधना करके अपने 7 चक्रों को जागृत करूंगा, और एक दिन देखना दादी, मैं एक डिस्ट्रॉयर बनूंगा। दादी बोली, हां बिल्कुल, मेरा बेटा जरूर बनेगा। तभी दादी एक कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद दादी एक छोटा सा बक्सा हाथ में ले आई और उसे वज्रांत को देते हुए बोली, ये तेरे पिता का योद्धा पोशाक है, जो शक्ति और ऊर्जा से बनाया गया है। अब जब तू अपनी जिंदगी का पहला मुकाबला लड़ने जा रहा है तो तुझे इस पोशाक की जरूरत है। ये सुनकर वज्रांत ने बक्सा खोला। उसमें एक जोड़ी काले रंग का योद्धा पोशाक था और एक छोटा सा ग्रंथ था। जैसे ही वज्रांत ग्रंथ को हाथ में लेने वाला था, दादी ने कहा, यह ग्रंथ मैं तुझे तब दूंगी जब तू मुकाबला जीत कर आएगा। पहले इन कपड़ों से काम चला। दादी की बात सुनकर वज्रांत ने कपड़े पहन लिए। उन कपड़ों में वह सचमुच एक योद्धा लग रहा था। दादी बोली, तू बिल्कुल अपने पिता की तरह लग रहा है। जा बेटा, जा, तू जरूर जीतेगा, और ध्यान रखना अपनी शक्ति से कम लोगों को आकर्षित करना। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 6। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्टीरियस वॉल्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ब्रजेश यादव। मिलते हैं एपिसोड 7 के साथ, एक और नए रहस्य, एक और नए मोड़ के साथ। तब तक मिस्टीरियस वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ बहादुरों के लिए खुला है।